So hello everyone. So this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस चल रही है और आपके प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे 800 का दैट इज रिवीजन सीरीज। तो ऐसे 800 की जो सीरीज है, 3 स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे 800 में, ऐसे 800, 805, 810। तो देर आर 3 स्टैंडर्ड्स इन द सीरीज और तीनों ही स्टैंडर्ड्स में क्या सर अमेंडमेंट्स हैं और इस बार सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों स्टैंडर्ड्स के अमेंडमेंट्स कम रिवीजन कंसोलिडेटेड में लेकर आया हूं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप मान के चलो इस वीडियो से आपको एग्जाम में कम से कम, आई बिलीव कम से कम 8 नंबर तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में आपके तीनों स्टैंडर्ड्स का अच्छे से रिवीजन होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और अपनी हाजिरी यहां पे जमा करो कि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो। ये जो पार्टिकुलर रिवीजन अपन करने वाले हैं, दिस वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम माय सीए फाइनल ऑडिट रिवीजन नोट्स, ठीक है ना। सीए फाइनल ऑडिट समरी नोट से अपन क्या करने वाले हैं सर, पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो इसका जो लिंक है नोट्स का, दैट आई हैव गिवन यू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसे 800 स्टैंडर्ड बात किस चीज की करता है सर? तो स्टैंडर्ड बात किस चीज की करता है देखना, स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, तो स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब देखना सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है। सो डू रिमेंबर, हमने ऐसे 700 में ऐसा किया था, हमने ऐसे 700 में ऐसा सीखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इज द फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द जनरल यूजर्स। तो जो जनरल यूजर्स होते हैं, जो कॉमन यूजर्स होते हैं, उनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिजाइन की जाती है, जो फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। मगर अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक यूजर की स्पेसिफिक नीड है, किसी स्पेसिफिक यूजर की स्पेसिफिक नीड है और आप उस पार्टिकुलर यूजर के नीड्स के हिसाब से किसी फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे हो, किसी फ्रेमवर्क को अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। और उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे 700 सिर्फ और सिर्फ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को कवर करता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को कवर करने के लिए वी हैव ऐसे 800, ठीक है ना। और हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सर, ऐसे 200 से लेकर 700 सीरीज तक के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, वो सारा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को ही कवर करता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए वी हैव ऐसे 800। ओके सर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, वो कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो एबीसी इज एक्वायरिंग डीईएफ। अब हो सकता है यहां पे एबीसी डीईएफ को बोले कि तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने जो बनाया है, तूने अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है, बट तू एक काम कर, तू ऐसे ऐसे करके मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के मुझे दे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो तूने एक्रुअल बेसिस फ्रेमवर्क फॉलो करके बनाया है, एक्रुअल की जगह कैश बेसिस के हिसाब से मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे। हो सकता है एक फॉरेन इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर किसी इंडियन कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो वो फॉरेन इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि भाई तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो वो तो इंडियन लॉस के हिसाब से बनाया है, उस वाले फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है। अब हमारे देश के अकॉर्डिंग जो फ्रेमवर्क यूज होता है उस हिसाब से तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे। तो यहां पे ऐसे 800 लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के आप देखोगे सर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स मॉड्यूल के एग्जांपल्स हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जिसको याद करने का तरीका है आरसीसी। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के 3 एग्जांपल्स, दैट इज यू विल रिमेंबर इट इज आरसीसी। आरसीसी मतलब सर आर फॉर रेगुलेटर, आर फॉर रेगुलेटर। कि सर अगर किसी रेगुलेटर ने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन स्पेसिफाई किए हैं और आप उस रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो वो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कंप्लाई होता है। सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स। अब साहब क्रेडिटर्स ने बोला
क्रेडिटर्स ने बोला कि एक्रूअल बेसिस के हिसाब से नहीं, हमें तो कैश बेसिस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दीजिए। तो अपने क्रेडिटर्स के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि साहब कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, कैसे यूज करना है, सो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के यहां 3 एग्जांपल्स हैं। आरसीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आर से रेगुलेटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन स्टैब्लिश्ड बाय ए रेगुलेटर। C for creditors, that is cash basis of accounting and cash flow information for creditors, and C for contract यानी financial reporting provisions of a contract, जैसे कि कोई लोन एग्रीमेंट हो गया, कोई ग्रांट हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट का पॉइंट है ना, ये पहला वाला पॉइंट है। पहले यहाँ लैंग्वेज कुछ और यूज किया हुआ था, अब लैंग्वेज कुछ और यूज किया है। उसके बाद पार्टिकुलरली एक चीज और क्लैरिफाई किया गया है, दिस इज ऑल्सो द अमेंडमेंट पार्ट, कि इस पूरे स्टैंडर्ड में जहां भी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज होएगा, इस पूरे स्टैंडर्ड में जहां भी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज होएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होगा कंप्लीट सेट ऑफ सिंगल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होएगा, कंप्लीट सेट। ठीक है ना, जैसे अपन नॉर्मली कंप्लीट सेट की बात करते हैं ना, कि यार बैलेंस शीट भी होगा, P&L भी होगा, सब कैश फ्लो भी होगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ भी कंप्लीट सेट है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसीलिए है बिकॉज ऐसे 805 बात करता है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ ये चीज। अब ये जो तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे ऐसे 800 हो, 805 हो, 810 हो, आप देखना एक कॉमन चीज होने वाली है तीनों स्टैंडर्ड्स में। आप तीनों स्टैंडर्ड्स को ना 3 फेज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले अपन जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तब किन बातों का ध्यान रखना है, फिर जब अपन प्लानिंग करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, तब किन बातों का ध्यान रखना है, और फिर अपन जब रिपोर्टिंग करेंगे तब किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो वापस से यहाँ ऐसे 800 में भी वही काम करते हैं। सबसे पहले जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तब किसका ध्यान रखना है, फिर प्लानिंग परफॉर्मिंग के वक्त किसका ध्यान रखना है, और फिर रिपोर्टिंग के वक्त किसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। तो देखो भाई, अपन जब भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं ना, याद करो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, अपने दिमाग में आना चाहिए ऐसे 210। ऐसे 210 क्या था, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, डिटरमाइनिंग कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे भी ऐसे 210 आएगा। तो जब भी अपन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा 210 आना चाहिए। दैट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। ठीक है, और आप जब भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का ऑडिट करोगे, आप अंडरस्टैंडिंग लोगे किसकी, अपने पिया की। आप अंडरस्टैंडिंग लोगे किसकी, अपने पिया की। तो एक बार अपने मन में वो गाना गा लोगे, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया। तो ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंडिंग किसका लेगा ऑडिटर, अपने पिया की अंडरस्टैंडिंग लेगा। पिया की अंडरस्टैंडिंग लेगा मतलब सर पी फॉर पर्पस। पी फॉर पर्पस, किस पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है। आई फॉर इंटेंडेड यूजर, की इंटेंडेड यूजर कौन है। एंड ए फॉर एक्सेप्टेबल एफआरएफ, कि जो भी जो एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सिंपल सी चीजें हैं। अब इसके अंदर आपको 2 से 3 चीजें और ध्यान रखनी है जो एमसीक्यू में काम आ सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डेवलप किसने किया है, किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किया है या फिर लॉ रेगुलेशन के द्वारा डेवलप हुआ है। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डेवलप किया है किसने, किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, तो हम मान के चलेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो की जाए, एक स्टैब्लिश प्रोसेस फॉलो की जाए। दूसरी चीज, अगर एफआरएफ डेवलप किया गया है बाय लॉ रेगुलेशन, तब भी हम एक्सेप्टेबल मान के चलेंगे अनलेस देयर आर नो इंडिकेशंस टू द कॉन्ट्ररी। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एफआरएफ डेवलप किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो हम ये मान के चलेंगे कि इट्स एक्सेप्टेबल अगर ऐसे 210 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। अगर ऐसे 210 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं और ऐसे 210 के अकॉर्डिंग जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्टेबल एफआरएफ के, वो सारे फुलफिल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं। अब उसके बाद आता है सर कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। अब इसके अंदर सर कुछ रेफरेंसेस आप ध्यान रख के चलो। कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, आपको स्टैंडर्ड्स ध्यान रख के चलो कि यहाँ कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगने वाले हैं। यहां लगने वाला है ऐसे 200, यहां लगने वाला है ऐसे 260, यहां लगने वाला है ऐसे 320, दैट इज मैटुरिटी का जो स्टैंडर्ड है अपना। यहां लगने वाला है ऐसे 315, ठीक है ना, ऐसे 315। और आप देखोगे ऐसे 320 के 2 पॉइंट्स आएंगे, ऐसे 320 के 2 पॉइंट्स आएंगे और एक फिर अपने ऐसे 315 लगेगा।
तो अगर इतनी सी बात आप याद रख लोगे तो इसके सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे सर? 200 लगेगा, 260 लगेगा कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी वाला जो स्टैंडर्ड है, 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इसके अंदर अमेंडमेंट भी है, एंड 320 दैट इज मेट्रोलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। इसके दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ऐसे 200 लग रहे हैं। ऐसे 200 क्या बोलता था ऑडिटर को कि ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, याद है ना? तो वही वाली बात लिखी हुई है, that is auditor should comply with the ethical requirements including independence and all the standards that is relevant to audit, all the standards that is relevant to audit। और अगर particularly किसी भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपने क्या करना है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। तो ये तो ऐसे 200 की बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो ऐसे 315, अगर हम बात करें तो सर ऐसे 315, ऐसे 315 का भी बेसिकली दो पॉइंट्स रहेगा। सबसे पहला, आप ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको याद होगा ऐसे 315 में आप अंडरस्टैंडिंग लेते थे अलग अलग चीजों का, कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी के सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का। और उसके अलावा 315 का एक और पॉइंट है जो बेसिकली अमेंडमेंट है, ठीक है। बट ऑल्दो ये चीज मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था, बिकॉज ये कोई अमेंडमेंट नहीं है टेक्निकली, ये जो स्टैंडर्ड्स का बैर एक्ट है ना उसमें दिया हुआ है दैट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टिकुलरली ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कौन से सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस है कॉन्ट्रैक्ट के जो मैनेजमेंट ने यूज किए हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहां पे वर्डिंग का यूज किया सर, अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस वर्ड को याद रखिएगा, आपको ये लिख के आना एग्जाम में, ये दो शब्द लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब माना कब जाएगा कि एक इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट है? बोला मान लीजिए सर सपोज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बनते हैं, इंटरप्रिटेशन ए, इंटरप्रिटेशन बी। इंटरप्रिटेशन ए की जगह अगर आपने बी भी ले लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसका मतलब वो इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरप्रिटेशन ए की जगह इंटरप्रिटेशन बी ले लिया और बी को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिया, तो मटेरियल डिफरेंसेस आने वाला है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब साहब ये सिग्निफिकेंट है। तो दैट इज व्हाट दे आर क्लैरिफाइंग, that interpretation is significant when adoption of another reasonable interpretation would have produced a material difference in information presented in financial statements। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला सर, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 260 लगेगा। तो ऐसे 260 के हिसाब से आपको क्या करना है? आपको रिक्वायर करना है एज ए ऑडिटर कि हु आर द अप्रोप्रिएट पर्संस इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसको मेरे को कम्युनिकेट करना है। तो याद करो ऐसे 260 में क्या लिखा था, अपन डिटरमाइन करते थे किसको कम्युनिकेट करना है, हु आर द एप्रोप्रिएट पीपल। लेकिन आप बोलोगे सर किया तो था वहां कम्युनिकेट, किया तो था वहां डिसाइड। अरे भैया वो तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से डिसाइड किया था। अब हो सकता है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट लोग हो वो अलग हो, तो भाई दोबारा से डिटरमाइन कर लो। और उसके बाद ऐसे 320 की दो रिक्वायरमेंट्स है सर ऐसे 320 की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ऐसे 320 की दो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप जब वहां जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से ऐसे 320 को अप्लाई करते थे, तो आप मैटरनिटी का जजमेंट जो बनाते थे उसमें ना आप कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ कॉमन यूजर्स का ध्यान रखते थे। क्या करते थे सर? कॉमन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ कॉमन यूजर्स का ध्यान रखते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप जब मैटरनिटी के स्टैंडर्ड को अप्लाई करोगे तो यहां पे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स का ध्यान रखोगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स का ध्यान रखोगे। एकदम माइनस सा डिफरेंस है। और एक और पॉइंट साहब जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ऐसा 320 का ही है, बोला हो सकता है आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, हो सकता है जब पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बनाया गया, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बनाया, तो थर्ड पार्टी से इंटेंडेड यूजर से पहले ही मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया कि बॉस इसके नीचे पार्टिकुलरली मान लो एक अमाउंट फिक्स कर लिया, एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर लिया, मान लो 2 करोड़, कि 2 करोड़ के नीचे जो मेटल मिस स्टेटमेंट होंगे उसको अपन मेटेरियल नहीं मानेंगे, उसको अपन करेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने क्या कर लिया सर, थर्ड पार्टी से इंटेंडेड यूजर से एक लिमिट डिसाइड कर ली कि 2 करोड़ से नीचे जो भी गलतियां मिलेंगी हम उसे एडजस्ट नहीं करेंगे, हम उसे करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, मतलब एक तरीके से उन लोगों ने आपस में मेटलिटी लेवल डिसाइड कर लिया।
तो बोला सर वो मैटरलिटी लेवल ना मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर डिसाइड किया है, वो ऑडिटर ने डिसाइड नहीं किया है, वो आपने डिसाइड नहीं किया है, आपका काम है मैटरलिटी डिसाइड करना एज पर ऐसे 320, तो वो आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई थ्रेशोल्ड मैनेजमेंट डिसाइड करके बैठा है, that will not relieve your responsibility to determine materiality in accordance with SA 320 for the purpose of planning and performing the audit. ठीक है ना, रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए यू माइट कंसिडर दैट थ्रेशोल्ड, but for the purpose of planning and for the purpose of performance you will also have to determine the materiality as per SA 320. तो अगर क्वेश्चन में बताए वो हो सकता है केस स्टडी दे दे कि मैनेजमेंट ने ऐसा ऐसा थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया ये वो, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल हैव टू डिटरमाइन आवर मैटेरियलिटी। उसके बाद अगला आता है सर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। तो जब भी आप एन ओपिनियन फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे 700 के रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ऐसे 700 रिक्वायर्स द ऑडिटर। अब यहाँ ऐसे 700 की बात आ रही है, यहाँ पे ऐसे 700 एप्लीकेबल हो रहा है। As a 700 requires the auditor to evaluate whether the financial statements adequately refer or describe the applicable FRF. तो भैया ऐसा 700 के हिसाब से जो भी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, तो पार्टिकुलरली हमेशा वहां भी एफआरएफ का डिस्क्रिप्शन होता है, और फाइनेंशियल ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें एफआरएफ का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, उसमें मैनेजमेंट ने एफआरएफ का डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं दिया। एंड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि जो भी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका भी डिस्कशन मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं किया। ठीक है जी। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, कौन सा वाला ऑडिट रिपोर्ट सर? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर डिस्क्राइब करने वाला है, क्या डिस्क्राइब करने वाला है साहब? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर डिस्क्राइब करने वाला है पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया, मतलब पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, आई फॉर इंटेंडेड यूजर्स, ए फॉर एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज। और अगर मान लो मैनेजमेंट के पास चॉइस है मल्टीपल एफआरएफ का, मैनेजमेंट के पास चॉइस है मल्टीपल एफआरएफ का, वो मल्टीपल एफआरएफ में से कोई सा भी एफआरएफ यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, तो अपन ये भी लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एफआरएफ, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एफआरएफ। तो एक तो अपने को ये रिपोर्ट करना है। उसके अलावा सर अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि वो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहता है, किसमें की ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करना चाहता है इन द रिपोर्ट ऑन एसपीएफएस, तो सर की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड कौन सा था? 701, तो 701 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो बेटा, वैसे तो की ऑडिट मैटर यहां इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल अगर ऑडिटर इंक्लूड करना चाहता है अपनी भक्ति भावना से, अपनी इच्छा से, तो करे, बट 701 फिर लग जाएगा, 701 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा सर यहां ऐसा 720 भी लगेगा, 706 भी लगेगा। तो यहां रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में ना पहली मार्क कर लेना कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगने वाले हैं। 700 लगने वाला है सर, 701 लगने वाला है सर, 720 लगने वाला है, 706 लगने वाला है। अब क्या बोला सर? 720 क्या था? अदर इंफॉर्मेशन। 720 क्या था? अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। बोला जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस होगा, दैट इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स और स्टेक होल्डर्स, सिमिलर स्टेक होल्डर्स मतलब वो स्पेसिफिक यूजर्स जिनके लिए हमने स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है। ठीक है। तो जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस होगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स, उनको एनुअल रिपोर्ट्स मान के चलेंगे एज पर एसएस 720, उनको एनुअल रिपोर्ट्स मान के चलेंगे। और एनुअल रिपोर्ट्स अगर मान के चलेंगे सर, तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? एसएस 720 अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके अलावा बोला सर ऐसा 706 भी लगेगा, ऐसा 706 भी लगेगा। ऐसा 706 क्यों लगेगा सर? एक जगह 706 में ओएम पैरा का रेफरेंस आने वाला है सर, और एक जगह ईओएम पैरा का रेफरेंस आने वाला है। अच्छा, ओएम पैरा का रेफरेंस किस चीज में आएगा? बोला देखो भाई, आप अभी रिपोर्टिंग किसका कर रहे हो? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हो, बट आप चाहो तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रेफर कर सकते हो अपने इस रिपोर्ट में। और अगर रिपोर्ट करोगे तो कौन सा पैरा यूज करोगे? ओएम पैरा 706। और उसके अलावा आप यूजर्स को क्या कर सकते हो सर? आपको यूजर्स को क्या करना पड़ेगा सर? अलर्ट करना पड़ेगा। अब देखना, आपको यूजर्स को अलर्ट करना पड़ेगा, अपने रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि साहब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है ना, जिसका अपन ने ऑडिट किया है, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर हुआ है। वरना यूजर्स ये ना सोच ले ये तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला ही, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वाला ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो आप अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो, उसके ऊपर रिपोर्ट इशू कर रहे हो, अपने रिपोर्ट में आप क्लियरली यूजर्स को अलर्ट करोगे कि बॉस
ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है ना, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हुई है। और अलर्ट कहाँ करोगे साहब? ईओएम पैरा में। अलर्ट कहाँ करोगे? ईओएम पैरा में, इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर। यानी ईओएम पैरा इंक्लूड करना सर यहाँ मैंडेटरी है। ईओएम पैरा इंक्लूड करना यहाँ मैंडेटरी है, ठीक है ना। आपको रेफर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई अलर्ट करना पड़ेगा कि अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया मैनेजमेंट ने वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया। और ओएम पैरा इंक्लूड करना ऑप्शनल है। ऑडिटर मे रेफर टू ओएम पैरा द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो। तो याद रखना कि ईओएम मैंडेटरी, ओएम ऑप्शनल, कैम ऑप्शनल। अगर इंक्लूड करता है तो 701 एप्लीकेबल है। और 720 भी एक तरीके से मैंडेटरी है कि जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस आएगा तो उसका एनुअल रिपोर्ट माना जाएगा एज पर ऐसा 720, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इन दिस वेरी स्टैंडर्ड दैट इज एसए 800। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा, चीजें याद हो गई होगी। चाहिए तो दोबारा से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख सकते हैं। So now starting with essay 810, another very important standard for exam, engagement to report on summary financial statements, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है? आपने कभी शायद प्रैक्टिकल जिंदगी में सुना हो एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। सेक्शन 136 इफ यू रिमेंबर, लॉ के अंदर सेक्शन 136 इफ यू रिमेंबर, लिस्टेड कंपनीज के पास ऑप्शन होता है कि इंस्टेड ऑफ इशूइंग फुल फ्लैजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द मेंबर्स, दे में सर्कुलेट एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक समराइज्ड वर्जन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फॉर्म AOC 4 होता है उसका। तो उस हिसाब से वो समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स को सर्कुलेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे विल हैव टू गिव द एक्सेस ऑफ द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मेंबर्स। एट द सेम टाइम दे विल हैव टू गिव द एक्सेस ऑफ फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मेंबर्स। तो सेम वे में ऐसे 810 है, सेम चीज़ है यहाँ पे कि भाई साहब एज ए ऑडिटर अगर मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है यानी एवरेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, तो एक तो वो सेक्शन 136 के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जा सकता है एज पर दैट क्राइटेरिया, या फिर किसी और पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। तो इन दैट सिचुएशन अपन भी एज ए ऑडिटर इंश्योर करेंगे कि भाई ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये फेयर समरी है कि नहीं है, और साथ ही साथ जो भी मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको भी यूजर को विदाउट एनी डिफिकल्टी एक्सेस दिया जा रहा है कि नहीं। समझे ना, लॉजिक समझे ना कि सेक्शन 136 में क्या बोला? सेक्शन 136 में बोला कि लिस्टेड कंपनी चाहे तो एवरेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स को दे सकती है इंस्टेड ऑफ द फुल फ्लैजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मगर मेंबर्स के पास एक्सेस होना चाहिए फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी। कोई भी मेंबर चाहे तो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक्सेस उसको मिलना चाहिए, मैनेजमेंट मना नहीं कर सकता एक्सेस के लिए। तो सेम वे में अगर अपन एज ए ऑडिटर इसी एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट एक्सेप्ट करें तो अपने को भी तो इंश्योर करना चाहिए ना कि वो फेयर समरी है कि नहीं है, और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक्सेस यूजर्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये स्टैंडर्ड डिराइव्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है सर? नाम से पता चल रहा है इट्स अ समरी। और समरी किस चीज़ से बनी होगी? ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी होगी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बनी है। So this is a summary which is derived from the historical financial statement only, but it is less detailed than the historical financial statement. But ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट लायबिलिटी का सीक्वेंस वगैरह कुछ और था, रेवेन्यू का कुछ और था, यहाँ पे आपने कुछ भी आरा टेरा करके बना दिया, नहीं। तो ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगा ना, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया सर? इट इज अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट लेस डिटेल्ड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मगर ऐसा नहीं आरा टेरा कुछ भी कैसे भी सीक्वेंस कर दो, नहीं। आपको फिर भी क्या प्रोवाइड करना है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना दैट इज कंसिस्टेंट विद दैट प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, इकोनॉमिक ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और द चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब साहब पार्टिकुलरली ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा किससे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा कैसे? समरी बनाने का कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो जो क्राइटेरिया यूज किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हमने नाम दिया अप्लाइड क्राइटेरिया। उसको हमने नाम क्या दिया सर? अप्लाइड क्राइटेरिया। तो जैसे अपन नॉर्मली ऑडिट में खेलते हैं ना, वो एफआरएफ खेलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के सबसे बना कि नहीं बना, एक्सेप्टेबल एफआरएफ। यहाँ पे अपन एफआरएफ नहीं खेलेंगे, यहाँ पे अपन एसी खेलेंगे। एसी खेलेंगे मतलब भाई जो क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मैनेजमेंट ने सही क्राइटेरिया यूज़ किया कि नहीं। तो अपन यहाँ पे एसी खेलेंगे, अप्लाइड क्राइटेरिया खेलेंगे, ठीक है जी।
वापस से इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर भी अपन वो 3 फेजेस में डिवाइड कर देंगे, दैट इज कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। एंड उसके अलावा और भी काफी सारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है जो स्टैंडर्ड के अंदर आएंगी, ठीक है, जो नॉर्मली अपन मेन स्टैंडर्ड्स में करते थे वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ भी आएंगी। तो सबसे पहले कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। साहब मैं सीए सानिध्य सराफ हूँ, मैं एक ऑडिटर हूँ, आप भी अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। मैनेजमेंट ने मेरे को ऑफर दिया, बोला सानिध्य सर प्लीज 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 एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी रिक्वेस्ट यू सर। तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या देखना चाहिए? अब मैं क्या देखूंगा पता है, मैं ये देखूंगा तूने मेरे को मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट दिया था क्या? अगर तूने मेरे को मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट दिया था तभी मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा। अगर तूने मेरे को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं दिया था तब मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वही बंदा जिसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके पास ही उतना नॉलेज होएगा कि वो क्या कर सकता है सर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई that the auditor shall ordinarily accept an engagement to report on summary financial statement in accordance with this essay only when the auditor has been engaged to conduct an audit in accordance with essays of the financial statement from which the summary financial statements are derived. Okay sir. उसके बाद सर बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ऐसे 210 में नॉर्मली अपन क्या बोलते थे कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले अपन देखेंगे कि भाई एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, लेकिन यहाँ और फिर मैनेजमेंट से राइटिंग में लेते थे, मैनेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट लेते थे, याद है? यहां भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन एफआरएफ की जगह आ जाएगा अप्लाइड क्राइटेरिया। तो यहां भी देखिए सेम चीज है, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन एसएफएस ऑडिटर शेल। सबसे पहले रिकॉल करो 210 में क्या था, हम डिटरमाइन करते थे वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, और फिर मैनेजमेंट से रिटर्न में लेते थे, मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट एंटर करते थे कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, याद है? सेम चीज यहां, सेम चीज यहां। तो बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन एसएफएस, ऑडिटर क्या करने वाला है सर, डिटरमाइन करने वाला है वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल। ऑडिटर डिटरमाइन करने वाला है सर वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, और उसके अलावा ऑडिटर मैनेजमेंट से रिटर्न में लेने वाला है, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेने वाला है, दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। तो वहां अपन क्या बोलते थे, मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट का काम है। अब यहाँ सेम कॉन्सेप्ट रहेगा विद मॉडिफिकेशन। तो यहाँ अपन क्या एक्नॉलेजमेंट लेंगे, दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनाने का काम मैनेजमेंट का है, दैट इंटेंडेड यूजर्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल कराई जाएंगी विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, जो कि ऑब्जेक्टिव था मेन, दैट जो भी इंटेंडेड यूजर्स होंगे उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल कराई जाएगी विदाउट एनी डिफिकल्टी। और तीसरी चीज, टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एसएफएस इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होएगा तो उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर एसएफएस होएगा तो उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होएगा। ऐसा नहीं होएगा कि किसी डॉक्यूमेंट में एसएफएस है और ऑडिटर्स रिपोर्ट मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट मैनेजमेंट से हमने क्या किया सर, हमने एग्री कराया कि सबसे पहले हमने देखा कि भाई एफआरएफ अप्लाइड क्राइटेरिया, नॉट एफआरएफ यार, डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन किया, अंडरस्टैंडिंग देखा कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दैट प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया मैनेजमेंट का काम है, दैट इंटेंडेड यूजर्स को एएफएस का एक्सेस दिया जाएगा विदाउट एनी डिफिकल्टी, और जिस भी डॉक्यूमेंट में एसएफएस आएगा उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन सा वाला, एसएफएस वाला, ठीक है जी। और फाइनली अपन एग्री करने वाले हैं विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द एसएफएस। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है तो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है सर कि अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है या फिर मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट देने से मना कर रहा है तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है सर जो बन सकता है कि हमें क्या डिटरमाइन करना था सर कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जैसा हम ऐसा 210 में देखते थे कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, लेकिन अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेगा ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ऐसे 210 में भी सेम था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर देखेगा टू सी कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो याद करो वहां क्या देखा था, यहाँ भी सेम पॉइंट ही है लगभग। वहां पर ने क्या देखा था, नेचर ऑफ द एंटिटी। तो यहाँ भी सेम चीज़ है सर, नेचर ऑफ द एंटिटी। आप देखो नेचर ऑफ द एंटिटी, आप देखो पर्पस क्या है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप देखो इंटेंडेड यूजर्स की नीड क्या है, आप देखो नेचर ऑफ द एंटिटी, आप देखो पर्पस क्या है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप देखो इंटेंडेड यूजर्स की नीड क्या है,
और आप देखना कि अप्लाइड क्राइटेरिया फॉलो करने की वजह से, अप्लाइड क्राइटेरिया फॉलो करने की वजह से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं हो जाएगा ना। अगर अप्लाइड क्राइटेरिया फॉलो करने की वजह से समरी फाइनेंशियल मिसलीडिंग हो जाएगा, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 चीजें देखेंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है सर। कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एक ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है, या फिर फैक्टर्स दैट में डिसाइड द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है सर, ऑप्टेन की क्या अपन क्या क्या चीज़ों का एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट से लेंगे ऐसे 810 में, ये तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। और एक एमसीक्यू में बन सकता है कि अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ द स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑडिटर सर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब इसको याद करने का अपन ने एक टेक्निक डेवलप किया है, कि ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है, व्हाट आर द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन दिस स्टैंडर्ड। तो आपने सर 2 वर्ड्स याद करना है मेनली, इवैल्यूएट एंड कंपेयर। इवैल्यूएट एंड कंपेयर, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा 5 बार, कंपेयर करेगा 1 बार। इवैल्यूएट करेगा 5 बार, कंपेयर करेगा 1 बार। यानी आप मेरे साथ रिपीट करें, इवैल्यूएट 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 एंड कंपेयर। रिपीट करो बेटा, इवैल्यूएट 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 एंड कंपेयर। ठीक है जी। अब इवैल्यूएट क्या क्या करना है, कंपेयर क्या करना है। कंपेयर का एक ही पॉइंट है तो देख लेते हैं फटाफट। बोला कंपेयर किसको करेंगे, एसएफएस को एएफएस से करेंगे। कंपेयर किसको करेंगे, एसएफएस को एएफएस से करेंगे। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेंगे, बिकॉज समरी किससे बनी है, एएफएस से बनी है। तो क्या एसएफएस रिकैलकुलेट होनी चाहिए फ्रॉम द एएफएस? द आंसर इज यस, रिकैलकुलेट होनी चाहिए, बिकॉज उसी से तो बनी है। तो कंपेयर करेंगे एसएफएस विद एएफएस एंड देखेंगे वेदर एसएफएस एग्रीज और कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द एएफएस। ठीक है जी। अब इवैल्यूएट के 5 पॉइंट है। अब ये 5 पॉइंट्स को भी ना मैंने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। इवैल्यूएट में डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट हैं और अदर देन डिस्क्लोजर 3 पॉइंट्स हैं। तो डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट्स, अदर देन डिस्क्लोजर के 3 पॉइंट्स। डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट्स कौन से हैं? आप देखें, क्या एसएफएस डिस्क्लोज करता है अपना समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाइज एएफएस। आप अगर फॉर्म एओसी 4 देखोगे ना, जो एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का समरी है, तो आप देखोगे हेडिंग में दिया हुआ है कि इट्स एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑलरेडी वहां वो डिस्क्लोज कर रहा है कि मैं एक समराइज्ड वर्जन हूं, मैं समरी हूं। और आप देखोगे कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रेफरेंस जाता है वहां पे। तो आपने यही चीज चेक करनी है कि क्या एसएफएस डिस्क्लोज करता है अपना समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाई एएफएस। आप मेरा समरी नोट देखोगे बेटा, तो हर पेज में समरी 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 मैंने लिखा हुआ है, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, वो ये समझे कि हाँ ये समरी है। दूसरी चीज डिस्क्लोजर कई, वेदर एसएफएस एडिक्वेटली डिस्क्लोजेस द अप्लाइड क्राइटेरिया। ये समरी बनी किससे है सर, अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनी है। तो क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एसएफएस एडिक्वेटली डिस्क्लोजेस द अप्लाइड क्राइटेरिया। हम ये भी देखेंगे कि वेदर एसएफएस एडिक्वेटली डिस्क्लोजेस की कौन सा अप्लाइड क्राइटेरिया यूज हुआ है, बिकॉज अपने को ये भी देखना है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो 2 बातें डिस्क्लोजर की हो गई, 3 बातें जनरल। अब हम लोग और क्या इवैल्यूएट करेंगे सर, हम लोग इवैल्यूएट करेंगे वेदर द एसएफएस हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। क्या एसएफएस अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बना भी है। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे साहब पर्पस क्या है एसएफएस का, किस पर्पस के लिए बना है। क्या एसएफएस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो प्रॉपर है, वो करेक्ट है। क्या इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली एग्रीगेट किया गया। अब देखना यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया एग्रीगेट, इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट किया गया है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है सर, जो काम की चीजें होती है ना उनको इकट्ठा किया जाता है, समराइज किया जाता है। तो वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली एग्रीगेटेड, और अगर एग्रीगेट किया जा रहा है, चीजें इकट्ठी की जा रही हैं, तो गलतियां हो सकती हैं। तो आप ये देख लेना मिसलीडिंग तो नहीं है। तो पर्पस ऑफ एसएफएस देख लेना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं देख लेना, प्रॉपर्ली एग्रीगेटेड है कि नहीं देख लेना, मिसलीडिंग तो नहीं है ये देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इवैल्यूएट करना वेदर एएफएस इज अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। तो इवैल्यूएट करना सर कि वेदर एएफएस इज अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। ओके सर, तो इवैल्यूएट के 5 पॉइंट्स हो गए, कंपेयर के 1 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट में अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट, अदर देन डिस्क्लोजर के 3 पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले और भी है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो सर अगर फॉर्म ऑफ ओपिनियन की बात की जाए तो बेटा या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होएगा या मॉडिफाइड ओपिनियन होएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ एसएफएस वाले केस में मॉडिफिकेशन में वो इज्जत वाली चीज़ें नहीं है क्वालिफाइड वगैरह। यहाँ सीधा
इज्जत उड़ाने वाली चीज है, मतलब एडवर्स। मतलब या तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे या एडवर्स ही दोगे। अब देखो लॉजिकली सोचो, लैंग्वेज क्या होएगा। नॉर्मली आप क्या बोलते हो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एफआरएफ बना है तब इन दैट सिचुएशन हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एफआरएफ के हिसाब से नहीं बना है तब हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। यही तो अपन लैंग्वेज यूज करते थे कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता था तो लैंग्वेज क्या यूज करते थे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है, ट्रू एंड फेयर है, तब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, और ट्रू एंड फेयर नहीं है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ऐसे ही बोलते थे ना। तो यहाँ भी सेम होगा यार, कुछ अलग नहीं होगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन एसएफएस, अगर एसएफएस कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। और या फिर अगर एसएफएस एक फेयर समरी है ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया तब भी यहाँ पे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। तो एफआरएफ की जगह यहाँ अप्लाइड क्राइटेरिया आ जाएगा सर, बाकी तो सेम ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सेंटेंस आएगा कि वेदर एसएफएस इज कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द एएफएस, क्योंकि बना तो एएफएस से है, या फिर वेदर एसएफएस इज अ फेयर समरी ऑफ एएफएस। अगला टॉपिक आता है छोटा सा, इसमें अमेंडमेंट भी है। टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एएफएस। अब देखना बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड याद करो, ऐसे 560 याद करो। मान लो 31 मार्च इज द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है, एंड 25th ऑफ मे इज द डेट व्हेन द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड। तो मान लो 31 मार्च कौन सी डेट है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली डेट है जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुआ है। 25th मे इज द डेट व्हेन द ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। तो मान लो कोई ऐसा इवेंट होता था जो 31 मार्च के बाद होता था बट ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले होता था, तो उसको अपन सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते थे। क्या बोलते थे साहब, सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते थे। और अपने को ये देखना पड़ता था ऐसे 560 में कि whether such events has been considered by management, whether such events has been considered by management, whether such events has been adjusted as per AS4 और whether such events has been properly disclosed as per AS4। याद आया। अब मान लो सर 25 जून को हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया एसएफएस का, 25 जून को हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया एसएफएस का, ठीक है जी, लॉजिकल। अब सर आप लॉजिकली ये सोच के बताओ कि ये जो एसएफएस बना है ये किसके बेसिस में बना है। सर ये जो एसएफएस बना है ये तो एएफएस के बेसिस में बना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस में बना है। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब तक के इवेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है सर, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। तो इसका मतलब ये जो बीच में एक महीने का गैप आ रहा है, 25 मई से 25 जून के बीच जो एक महीने का गैप आ रहा है, इसमें जो भी इवेंट्स हुए होंगे इनको अपन कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एसएफएस ऑडिट रिपोर्ट। अपन तो सिर्फ ऑडिट जो अपना एसएफएस बना है, जो अपना एएफएस बना है, एएफएस में जो इवेंट्स कंसिडर्ड है उसी को कंसिडर करेंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद ये जो गैप आया है, क्या आया बेटा, गैप आया एक महीने का, इसमें जो इवेंट्स हुए होंगे इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है, ये तो सिचुएशन नंबर 1 है। लेकिन बेटा एक सिचुएशन नंबर 2 भी है। आपको याद होगा ऐसे 560 में सिर्फ इवेंट्स की बात नहीं होती थी, फैक्ट्स की भी बात होती थी। तो ऐसे 560 दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो था ऑल द इवेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुए हैं मगर ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले हुए हैं, आप देखते थे कि वो कंसिडर किया कि नहीं मैनेजमेंट ने। आप ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करते थे टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स। और बेटा कुछ ना ऐसा भी था कि ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद हुआ है, कुछ ऐसा भी था जो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद हुआ है, जिसको हम फैक्ट्स बोलते थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता चले कि ऐसे किसी फैक्ट का जो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद हुआ है, तो वैसे तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद हुआ है। मगर वो फैक्ट अगर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उस फैक्ट का पहले पता होता तो आपने अपने रिपोर्ट को अमेंड कर दिया होता। अगर वो फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर उस फैक्ट का आपको पहले पता चलता तो आपने ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दिया होता। तो आप उसके बारे में मैनेजमेंट से बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे, डिटरमाइन करोगे कि चेंजेस की ज़रूरत है क्या, इंक्वायर करोगे। याद आया, हम बोलते थे डीडीआई करेंगे, जो डीडीआई करेंगे सर, डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, इंक्वायर करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला है, अगर ऐसा कोई फैक्ट है ना तो आप तब आप क्या करना, आप ये देख लेना कि वेदर ऑडिट जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है उसमें वो फैक्ट्स कंसिडर हो गया ना। आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट तभी इशू करना जब ऑडिट रिपोर्ट में वो फैक्ट्स कंसिडर हो गए हों, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो फैक्ट कंसिडर हो गए हों। तो
तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो फैक्ट कंसिडर हो गया है तभी आप एसएफएस का रिपोर्ट इशू करना, वरना इशू ही मत करना। मतलब 560 एप्लीकेबल है, इन शॉर्ट 560 एप्लीकेबल है। ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होगा सर हमारा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर? देखो बेटा, एक चीज आपको मैंने बताया था, जो ऐसा 700 का स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें ताऊ के एंगल से होता है रिपोर्ट। ताऊ 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 तुम्हारा ताऊ, मैंने बताया था ताऊ, ताऊ का गोइंग कंसर्न डेंजर में आ गया, ताऊ कोमा में चला गया, याद कराया था। टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, कोमा, की ऑडिट मैटर्स, अदर इंफॉर्मेशन। और ये जो 800 वाली सीरीज है ना, इसमें ताऊ की जगह ताई है। ताऊ की जगह ताई है। क्या है? ताऊ की जगह ताई है। मतलब टाइटल हो गया, ए फॉर एड्रेसी हो गया, और फिर इंट्रो, फिर उसके बाद ताऊ, ओ फॉर ओपिनियन था सीधा। यहां क्या करेंगे पता है? यहां क्या करेंगे, ओपिनियन का पैरा अलग है और एक आइडेंटिफिकेशन, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएफएस का पैरा अलग है। तो टाइटल आएगा, एड्रेसी आएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन देंगे अपन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आइडेंटिफिकेशन देंगे अपन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फिर ओपिनियन पैरा आएगा, फिर जो भी ज़रूरी स्टेटमेंट्स है वो आएंगे। जैसे क्या क्या चीज़ अपने को यूज़र को बताना है, अपने को बताना है कि बॉस एसएफएस में ना सारे डिस्क्लोजर्स नहीं है, और जो आप एसएफएस रीड कर रहे हो ना, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ कि बेटा समरी कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं होता प्रॉपर स्टडी मटेरियल का, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी डिस्क्लोजर देता है कि एसएफएस में प्रॉपर डिस्क्लोजर्स 100% डिस्क्लोजर्स नहीं है। इट इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा एक स्टेटमेंट आता है दैट जो भी एसएफएस है और एएफएस है, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी चला जाता है कि भैया जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुए हैं इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। फिर पार्टिकुलरली अगर हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, अगर हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, ठीक है, अगर हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम क्या करेंगे, एएफएस को रेफर करेंगे, रेफर टू द रिपोर्ट ऑन एएफएस। एक याद है वहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था, यहाँ भी आएगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक स्टेटमेंट आएगा कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। और एक ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट आएगा दैट वी हैव डन द ऑडिट एज पर दिस वेरी ऐसे। और फिर अपने बाकी जो कॉमन पॉइंट्स होते थे, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, वो सारा कुछ तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है, सर अगर हमारा एएफएस का जो ओपिनियन है और एसएफएस का ओपिनियन है सेम है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट हमने एएफएस के ऊपर जो ओपिनियन दिया वो हमारे एसएफएस के ओपिनियन से अलग है। अगर हमारा दोनों ओपिनियन सेम है, वहां भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, यहां भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन वहां जो ओपिनियन दिया एएफएस के ऊपर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एसएफएस। अब यहां क्या ध्यान रखना है, अब अलग अलग सिचुएशंस क्या हो सकती हैं सर। सबसे पहला, आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, बट एसएफएस के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया। ये कब होगा, जब एसएफएस एएफएस की फेयर समरी नहीं होगी, जब एसएफएस एएफएस से प्रॉपर्ली डिराइव नहीं होगा, जब इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली एग्रीगेटेड नहीं होगा, तब इन दैट सिचुएशन आप मैनेजमेंट को क्या बोलोगे पता है, मैनेजमेंट सुनना, ये जो एसएफएस है ये एएफएस की फेयर समरी नहीं है, अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है, चेंजेस कर देना। मैनेजमेंट बोलेगा नहीं मैं तो नहीं करता चेंजेस, तब ऑडिटर क्या करेगा पता है, और ये सर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स आपने ऐसा 705 में पढ़ाया था, नहीं बेटा नहीं, यही ध्यान रखना है। यहाँ पे 810 में सीधा मैनेजमेंट की वाट लगा देनी है, बैंड बजा देनी है, उसकी लंका जला देनी है। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बनाना बेटा, और मैनेजमेंट ने चेंजेस नहीं किया ना, कोई क्वालिफाइड नहीं, यहाँ तो सीधा लंका जला देनी है। एक्सप्रेशन एडवर्स ओपिनियन, क्या करना है सर, एक्सप्रेशन एडवर्स ओपिनियन, ध्यान रखिएगा एग्जाम में गलती करोगे। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। अब साहब आप सोच के देखो, एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या हो गया, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है साहब। मटेरियल मिस स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, पूरा गलत है। डिस्क्लेमर का मतलब आप पूरे एएफएस को चेक ही नहीं कर पाए। तो इन दैट सिचुएशन क्या एसएफएस के ऊपर रिपोर्ट इशू करना सही रहेगा, क्या ओपिनियन देना सही रहेगा? द आंसर इज नो। अब यहां पे आप क्या करोगे, एसएफएस की रिपोर्ट में 3 बातें लिखोगे। एसएफएस की रिपोर्ट में 3 बातें लिखोगे। पहली बात, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट ऑन एएफएस कंटेन्स एडवर्स ओपिनियन ऑब्लिक डिस्क्लेमर। दूसरी बात, डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अबव। एंड तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
statement that as a result of the above, it is inappropriate to express an opinion of the SFS. Statement that as a result of the above, it is inappropriate to express opinion on SFS. और तीसरी चीज जिससे इस बार अमेंडमेंट आया है, आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, ईओएम ओपिनियन, ईओएम पैरा दिया, या फिर अदर मैटर पैरा इंक्लूड किया, ठीक है जी। पहले मैं ये तीन चीज बता रहा हूं खाली। हाँ, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दी, ईओएम पैरा इंक्लूड किया या ओएम पैरा इंक्लूड किया। अगर आपको लगता है कि वैसे तो एसएफएस इज अ फेयर समरी, एसएफएस इज अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी देना तो अपने को अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही है। मगर क्योंकि हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन इंक्लूड करा था, ईओएम इंक्लूड करा था, अदर मैटर इंक्लूड करा था, तो हमारा जो एसएफएस का रिपोर्ट होगा, हम यहाँ भी इस बात को रेफर करेंगे, हम अपने रिपोर्ट में स्टेट करेंगे कि हमारा जो एएफएस का रिपोर्ट था उसमें हमने क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया था या ईओएम इशू किया था या अदर मैटर्स इशू किया था। हम उसका बेसिस डिस्क्राइब करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि उसका कोई भी इफेक्ट हमारे एसएफएस में आता है क्या, इवैल्यूएट करेंगे कि उसका कोई भी इफेक्ट हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है क्या। अब सर पहले ये तीन बातें थी खाली, अब अमेंडमेंट में क्या आया है, दो बातें ऐड कर दी है, रादर तीन बातें ऐड कर दी है। बोला सर एक मुर्गा पैराग्राफ भी तो था 570 में, मेटल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, एक कैम पैराग्राफ भी तो था 701, और सर एक अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ भी तो था 720, स्टेटमेंट ऑफ अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन 720। वो तीन का क्या करें, तो वो तीन भी ऐड कर दिया कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपने ये तीन चीजें भी ऐड की हैं, मतलब आपने वहां मुर्गा पैराग्राफ इंक्लूड किया है या फिर कैम इंक्लूड किया है या फिर स्टेटमेंट ऑफ अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट या ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया है, तो यहां भी सेम ट्रीटमेंट होएगा, इन तीन के केसेस में भी सेम ट्रीटमेंट होएगा। आप रिपोर्ट ऑन एसएफएस में लिखोगे कि हमारा जो एएफएस का रिपोर्ट है दैट कंटेन्स मुर्गा और दैट कंटेन्स कैम और दैट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, डिस्क्राइब करोगे बेसिस ऑफ अबव और इवैल्यूएट करोगे इफेक्ट ऑफ द सेम ऑन एसएफएस, इवैल्यूएट करोगे इफेक्ट ऑफ द सेम ऑन एसएफएस। ठीक है जी। अब मैं इसको सर एक हिस्से में और डिवाइड कर रहा हूं, पहला 5 और लास्ट अलग। पहला 5 मतलब क्वालिफाइड, ईओएम, ओएम, मुर्गा, कैम, ये 5 को अलग से याद रखना। तो इन 5 के केस में एएफएस में ये 5 है, तो आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे दैट रिपोर्ट ऑन एएफएस कंटेन्स क्वालिफाइड और ईओएम और ओएम और मुर्गा और कैम, डिस्क्राइब करोगे बेसिस इफेक्ट। अगर अदर इंफॉर्मेशन की बात की जाए, दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स द अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, तो इन दिस सिचुएशन में यहाँ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन होता है ये एक डॉक्यूमेंट में सर्कुलेट होता था, ये जो अदर इंफॉर्मेशन होता है एक डॉक्यूमेंट में सर्कुलेट होता था, याद है तब 720 लगता था। तो इसका जो आप इफेक्ट कंसिडर करने वाले हो ना, वो एसएफएस में नहीं कंसिडर करने वाले हो, इसका इफेक्ट आप कंसिडर करने वाले हो उसी डॉक्यूमेंट में जिसमें एसएफएस है। इसका जो आप इफेक्ट कंसिडर करने वाले हो वो कंसिडर करने वाले हो उसी डॉक्यूमेंट में जिसमें एसएफएस है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रख के चलोगे। और यहाँ पे आपको एक रेस्ट्रिक्शन भी इंक्लूड करना रहेगा, यूजर्स को बेसिकली अलर्ट भी करना रहेगा कि भाई साहब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना ये एसएफएस का है, भाई साहब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये किसका है, एसएफएस का है, और ये जो रिपोर्ट है ना ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये जो रिपोर्ट है ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये सारे यूजर्स के लिए नहीं है, इंटेंडेड यूजर्स के लिए है, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। तो आपको उस चीज़ को अलर्ट भी करना रहेगा इन द ईओएम पैराग्राफ, तो ये चीज़ भी ध्यान रख के चलना। अब देखना क्या होने वाला है, बाकी स्टैंडर्ड्स के ही एप्लीकेशन आने वाले हैं, जैसे कि कंपैरेटिव्स। अगला टॉपिक है कंपैरेटिव्स। तो बेटा कंपैरेटिव्स का स्टैंडर्ड कौन सा था, कंपैरेटिव का स्टैंडर्ड था 710। ठीक है, तो याद करो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आता था, करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन आता था। 710 की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 710 की क्या थी सर, रिक्वायरमेंट थी। अब मान लो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन करता है कंपैरेटिव्स, बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन नहीं करता कंपैरेटिव, ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल, डिटरमाइन करेगा वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस। अब सर कैसे डिटरमाइन करेगा ओमिशन रीजनेबल है नहीं है, भाई तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, दिमाग मत लगाओ, तुमको बस ये सेंटेंस याद रख लेना है, घोट के पी जाना है कि इफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स कंपैरेटिव्स बट द एसएफएस डज नॉट कंटेन कंपैरेटिव्स, डिटरमाइन वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल। ओके, दूसरी चीज, इफ द एसएफएस कंटेन्स कंपैरेटिव्स दैट वर रिपोर्टेड बाय अनदर ऑडिटर। अब याद करो बेटा एक रिक्वायरमेंट था कि अगर पार्टिकुलरली पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई और ऑडिट कर रहा था तो अदर मैटर्स पैरा के अंदर अपने को रिपोर्ट करना पड़ता था, किसने ऑडिट किया, कब ऑडिट किया, कौन सा ओपिनियन दिया। सेम रिक्वायरमेंट यहाँ भी एप्लीकेबल है, सेम रिक्वायरमेंट यहाँ भी एप्लीकेबल है, कॉपी पेस्ट। अगला टॉपिक है ऐसे 700 का।
आपको याद है ऐसा 700 में एक टॉपिक अपन ने किया था कि अगर सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अपन इवैल्यूएट करते थे वो इंटीग्रल है कि नहीं है। अगर इंटीग्रल नहीं है तो अपन इवैल्यूएट करते थे क्लियरली डिफरेंशिएटेड है क्या। अगर क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है तो अपन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ डिफरेंशिएट करो। और अगर मैनेजमेंट ने डिफरेंशिएट नहीं किया, तो अगर मैनेजमेंट मना करता था तो अपन रिपोर्ट में लिखते थे कि भैया हम जो ओपिनियन है ना वो इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे नहीं दे रहे। याद आया? सेम चीज़ यहाँ है, कॉपी पेस्ट। इवैल्यूएट करें कि वेदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द एसएफएस। अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द एसएफएस एंड दैट इज अनऑडिटेड, इवैल्यूएट करें वेदर इट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एसएफएस। If it is not clearly differentiated, ask management to clearly change the presentation. और मैनेजमेंट अगर मना करता है तो एक्सप्लेन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ एसएफएस कि भैया वो जो इन्फॉर्मेशन है हम अपने रिपोर्ट में कवर नहीं कर रहे हैं। तो सेम कॉपी पेस्ट है। फिर अगला एप्लीकेशन आ रहा है 720 का, अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एसएफएस। ठीक है ना, अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एसएफएस। ओके सर, अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एसएफएस। अब इसमें क्या था, याद करो पहले क्या करते थे कि अगर पार्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट है उसमें एएफएस भी जा रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन भी जा रहा है, तो आप रीड करोगे अदर इन्फॉर्मेशन, आप देखोगे दोनों के बीच कोई मैटरल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर मैटरल इनकंसिस्टेंसी है, आप देखोगे कि अदर इन्फॉर्मेशन गलत है कि सही है। अगर आपको पता चला कि अदर इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे, डिस्कस करोगे सही करने के लिए, और मैनेजमेंट सही नहीं करता तो अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। याद आया? सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ है। मतलब भाई खाली कॉपी पेस्ट करना है और कुछ करना ही नहीं है। इफ देयर इज अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एसएफएस, ऑडिटर क्या करेगा, रीड करेगा अदर इंफॉर्मेशन दैट इज इंक्लूडेड इन ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एसएफएस and related auditors report to consider whether there is a material inconsistency between other information and SFS. If auditors identifies a material inconsistency, auditor determine करेगा whether SFS or the other information needs to be revised. And if auditor becomes aware that other information needs to be revised, discuss the matter with the management. और यहाँ लिख लेना if management refuses, take appropriate action. If management refuses, take appropriate action. सर अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा भाई, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना लिखो बस काम खत्म है। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। लास्ट टॉपिक ऑफ द स्टैंडर्ड, ऑडिटर्स एसोसिएशन। अब साहब देखना, ऑडिटर को पता चला, ऑडिटर को क्या पता चला, एंटिटी क्या करने वाली है, एंटिटी प्लान्स टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन एसएफएस इन ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एसएफएस बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब मान लो सर आपने ना एसएफएस का ऑडिट नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने एसएफएस का ऑडिट किया भी है, तो होता क्या है कि जिस डॉक्यूमेंट में एसएफएस जाएगा उसी डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट जाएगा। याद है ना, प्री कंडीशन लगाया था, जिस डॉक्यूमेंट में एसएफएस जाएगा उसमें रिपोर्ट जाएगा, जिसमें एसएफएस जाएगा उसमें रिपोर्ट जाएगा। बट आपको पता चला मैनेजमेंट दुगलापन कर रही है, तुमको तो एक्नॉलेजमेंट दिया था कि एसएफएस जहां जहां जाएगा आपका रिपोर्ट जाएगा, बट मैनेजमेंट प्लान कर रही है टू इंक्लूड ए स्टेटमेंट जहां एसएफएस जाएगा बट आपका रिपोर्ट नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, मैनेजमेंट ऐसा क्यों दुगलापन करते हो भाई, इंक्लूड करो ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द डॉक्यूमेंट। और अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता, मैनेजमेंट बोलता है नहीं करेंगे भाई, जो करना कर, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, कैरी आउट करेगा अदर अप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे साहब एक सिचुएशन ऐड कर रहा हूँ मैं, एक इसका चार्ट बना लेना, नोट्स बना लेना। मान लो एक सिचुएशन आता है सर कि ऑडिटर एंगेज्ड है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट ऑन एसएफएस। ऑडिटर इज एंगेज्ड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट ऑन एसएफएस। ठीक है जी, एंटिटी प्लान कर रही है टू मेक ए स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट रेफरिंग टू द ऑडिटर। अब तुम्हारा दिमाग एकदम सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अरे मैंने एएफएस का ऑडिट किया है, एसएफएस का ऑडिट किया ही नहीं है, ये एक स्टेटमेंट इशू करने वाले हैं जिसमें ऑडिटर को रेफर करने वाले हैं। तो साहब लॉजिकल सी चीज़ सोचो, उस स्टेटमेंट में रेफरेंस किसका होना चाहिए, खाली एएफएस का रेफरेंस होना चाहिए। ऐसा कोई भी इंप्रेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर एसएफएस के ऊपर रिपोर्ट किया ऑडिटर ने, क्योंकि मिसलीडिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, शेयर होल्डर्स को गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि साहब रेफरेंस सिर्फ एएफएस का रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है और कहीं भी ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया जा रहा है कि ऑडिटर ने एसएफएस के ऊपर रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है,
ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, काहे ऐसा करते हो, काहे गलत करते हो, स्टेटमेंट को चेंज करो, या फिर ऑडिटर का नाम रेफर मत करो, या तो तू स्टेटमेंट को चेंज कर दे, या तो ऑडिटर का नाम रेफर मत कर, या तो तू स्टेटमेंट को चेंज कर दे, या ऑडिटर का नाम रेफर मत कर, या फिर एसएफएस का ऑडिट करा लो मुझसे, मेरा रिपोर्ट इंक्लूड कर दो, बात ही खत्म। मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, नहीं करेंगे जी, ना स्टेटमेंट चेंज करेंगे, ना ऑडिटर का नाम हटाएंगे, ना तेरे से ऑडिट कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस, टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू द ऑडिटर। तो आप देखोगे कुल मिलाकर पूरे चैप्टर में, अगर आपको पता है कि एसएफएस इज नॉट ए फेयर समरी, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर नहीं है, सीधा एडवर्स दो, और बाकी सिचुएशंस में आप देखोगे टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, उसके ज्यादा पीछे कुछ नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन ऐसे 810। मजा आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। वॉइस क्लिप्स भी अवेलेबल होंगे, कम टाइम में वॉइस क्लिप के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी मजा आया तो यार वीडियो को लाइक करो यार, लाइक की छड़ी लगा दो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ आगे और क्या क्या चाहिए। तो चलो ठीक है, आप जो कमेंट करोगे उस हिसाब से फ्यूचर वीडियोस भी आएंगे रिवीजन के, बट पहले अपन अपना लास्ट स्टैंडर्ड कर लेते हैं सीरीज का, ऐसे 805। तो पहले मैंने आपको ऐसे 800 कराया, फिर उसके बाद ऐसे 810 कराया, और अब ऐसे 805 करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे 805 क्या है सर, स्पेशल कंसिडरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हम यहाँ पे ऑडिट किस चीज़ का कर रहे हैं पता है, एक सिंगल एलिमेंट का कर रहे हैं, या एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक आइटम का कर रहे हैं। मान लो मैनेजमेंट ने मेरे को बोला कि ऑडिटर साहब आप तो एक काम करो, खाली बैलेंस शीट को ऑडिट करके दे दो, यानी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। या मैनेजमेंट ने मेरे को बोला ऑडिटर साहब आप तो एक काम करो, इसे स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करके दे दो। फॉर एग्जांपल आप खाली डेटर्स का ऑडिट करके दे दो, आप खाली क्रेडिटर्स का ऑडिट करके दे दो, आप खाली एसेट्स का ऑडिट करके दे दो, किसी भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके दे दो। तो अगर मैं किसी सिंगल आइटम का ऑडिट करता हूँ या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता हूँ, तब मेरे ऊपर लगेगा ऐसे 805, ऐसे 805, ठीक है। अब सर ध्यान रखना, हो सकता है ये जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से भी बनाओ, या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से भी बनाओ। अगर ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना होगा, तो ऐसे 800 भी लग जाएगा, तो ऐसे 800 भी लग जाएगा, और इस केस में ऐसे 800 प्लस 805 दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्कोप ऑफ द एसे क्या है, दिस एसे डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशंस इन द एप्लीकेशन ऑफ दोज एसेस to an audit of single financial statement or the specific element, account or item. The single financial statement or the specific element, account or item may be prepared in accordance with general or special purpose framework. अब ये ऐसे कब अप्लाई नहीं होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बोला सर मान लीजिए मैं कॉम्पोनेंट ऑडिटर हूँ, मान लीजिए मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ। अब मैंने कॉम्पोनेंट के ऑडिटर को बोला, क्या बोला मैंने कॉम्पोनेंट के ऑडिटर को कि भाई मेरे को कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए ना थोड़ा सा तेरा हेल्प चाहिए, तो तू एक काम कर, थोड़ा सा ये प्रोसीजर इन्वेंट्री के ऊपर लगा के मेरे को एक रिपोर्ट दे दे, या तू थोड़ा सा ये प्रोसीजर डेटर के ऊपर लगा कर मेरे को थोड़ा बता दे। तो वो जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसने मेरे अकॉर्डिंग, मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए इन्वेंट्री के ऊपर या डेटर के ऊपर, और मेरे को एक रिपोर्ट इशू वगैरह कर दिया, तो सर यहाँ पे ऐसे 805 नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसे 805 नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब मैनेजमेंट ऑडिटर को एंगेज कर रही है और किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करा रही है तब 805 लगेगा। तो दिस ऐसे डज नॉट अप्लाई टू द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर issued as a result of work performed on the financial statement of a component at the request of principal auditor। पहले यहाँ पे वर्ड यूज किया था कि at the request of group engagement team, अब उसको काट के कर दिया प्रिंसिपल ऑडिटर। फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस, पहले लिखते थे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब उसको कर दिया ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना सा अमेंडमेंट है खाली इस पॉइंट में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट के एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वापस से इस स्टैंडर्ड को भी हम उन्हीं 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रिपोर्टिंग, कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द स्टैंडर्ड, कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द स्टैंडर्ड। अब सर यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्सेप्टिंग द स्टैंडर्ड में ऐसे 210 वाली बातें नहीं आएंगी, यहाँ एक्सेप्टिंग द स्टैंडर्ड में 210 वाली बातें नहीं आएंगी, यहाँ पे कुछ अलग ही आएगा, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड को लास्ट में करा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
ऐसे 210 वाली बातें आएंगी, बट उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे 210 की बात जो है अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उसके अलावा बहुत कुछ आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ एसेस में। तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ एसेस में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एसेट 200 की बात आएगी, और ऐसे 570 के एक एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया हुआ है, ऐसे 570 के एक एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया हुआ है। और फिर उसके अलावा ऐसे 315 का एक टच है, और फिर ऐसे 210 की जिक्र की गई है। तो याद रखिएगा ये सारी एप्लीकेशन ऑफ एसेस के अंदर है। आपके ऐसे का नंबर याद रख लेते हो ना, आपके लिए याद रखना इजी रहता है, फिर एग्जाम में भी इजी होगा। अच्छा, वो सिंगल एलिमेंट के और स्टैंडर्ड में सर ने बताया था एप्लीकेशन ऑफ ऐसे में ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट याद रखना, ऐसे 570 का एक एग्जाम्पल याद रखना, 315 का एक टच है और 210, तो आपके लिए ईजी बन जाएगा, थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ऐसे 200 क्या बोलता है, कंप्लाई विद द एसेस रेलिवेंट फॉर ऑडिट, कंप्लाई विद द एसेस रेलिवेंट फॉर ऑडिट। अगर आपको लगता है आप रेलिवेंट एसेस कंप्लाई नहीं कर पाओगे, ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करना। इंपॉर्टेंट है भैया एमसीक्यू के लिए। अगर आपको लगता है कि आप रेलिवेंट एसेस कंप्लाई नहीं कर पाओगे फॉर द ऑडिट पर्पस, ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करना। और डिटरमाइन करना वेदर द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस इज प्रैक्टिकेबल, कि सिंगल एलिमेंट का ऑडिट एसेस के अकॉर्डिंग करना प्रैक्टिकेबल है भी कि नहीं है। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है साहब तो ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करना। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करना, या मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लेना कि इसे आप किसी और फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट में चेंज कर दो, एन अदर फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट में चेंज कर दो सर। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलेशन एंगेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल SRS 4400। तो SRS 4400 क्या बोलता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो एनीवेज आप विदाउट ऑडिट किए, विदाउट एश्योरेंस दिए, आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स तो परफॉर्म कर ही सकते हो, और रिलेटेड सर्विस का रिपोर्ट तो इशू कर ही सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने आपको डेटर्स को ऑडिट करने के लिए बोला था, बट आपको ऐसा लगा कि यार मैं डेटर्स को ऑडिट करूंगा तो ना एसेस के अकॉर्डिंग काम करना प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि या तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, या तो आप मेरे को रिलेटेड सर्विस का काम दे दो। आप मेरे को बता दो क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, मैं वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और आपको रिपोर्ट इशू कर दूंगा। अगली चीज, compliance with the requirement of assets relevant to audit of SFS, single financial statement or specific element, may not be practicable when auditor is also not engaged to audit the complete set of financial statements। बोला साहब आप ये भी देखना कि आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है क्या। हम ये नहीं बोल रहे कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने ऑडिट नहीं किया तो आप सिंगल एलिमेंट का ऑडिट नहीं एक्सेप्ट करोगे। जैसे 810 में क्या था कि अगर आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया तो समरी का ऑडिट एक्सेप्ट मत करना। हम यहाँ आपको ये नहीं बोल रहे कि अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं किया तो आप सिंगल पर्पस का ऑडिट एक्सेप्ट मत करना, मगर आप देखना कि प्रैक्टिकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रैक्टिकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं रहेगा, क्यों ऐसा हो सकता नहीं रहेगा, बिकॉज यार अगर मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया रहता तो मैंने अंडरस्टैंडिंग की एंटिटी ली होती, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ली होती, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स लिया रहता, मेरे को क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पता रहता, कहीं ना कहीं मेरे को सिंगल एलिमेंट का भी आइडिया होता। बट अगर मैंने कंप्लीट सेट का ऑडिट नहीं किया है तो इसका मतलब मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी नहीं होगा, मेरे पास इंटरनल कंट्रोल का वो वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की क्वालिटी का उतना पता नहीं होगा। और कहीं ना कहीं फिर यार अगर सिंगल एलिमेंट का भी ऑडिट करो तो अंडरस्टैंडिंग वगैरह तो चाहिएगा, तो उसके लिए हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की नौबत आ जाए। सो इन सच केसेस क्या होने वाला है, often the auditor will not have the same level of understanding and of the entity and its environment, including the internal control, as an auditor who also audits the complete set of financial statements. Auditor also does not have audit evidence about the quality of accounting records, general quality of accounting records. So auditor may need further evidence to corroborate audit evidences. तो auditor को ज़्यादा प्रोसीजर्स अलग से परफॉर्म करने होंगे, ज़्यादा एविडेंसेस लेने होंगे, जो कहीं ना कहीं डिसप्रपोर्शनेट हो सकते हैं कि यार फीस तो सिंगल एलिमेंट का मिलेगा बट मेहनत मेरे को ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। फिर क्या बोला है, इसी पॉइंट के लिए बोला हो सकता है सर सिंगल एलिमेंट का आप जब ऑडिट करोगे तो सर्टेन एसेस में रिक्वायर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट में बी डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट बीइंग ऑडिटेड। कहने को आप एक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हो बट जो मेहनत करनी पड़ रही है वो 3 गुना करनी पड़ रही है, 4 गुना करनी पड़ रही है, जो एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं वो डिसप्रपोर्शनेट है। बोला फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे 570 की रिक्वायरमेंट्स कंसिडर करनी है। अब आप डेटर का ऑडिट कर रहे हो, तो अगर डेटर का आप ऑडिट कर रहे हो और आपको ऐसे 570 की रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है तो यहाँ पे आपको डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट्स लगाने पड़ जाएंगे।
आपको हर एक डेटर से कंफर्मेशन देखना रहेगा, डेटर्स का रियलाइजेशन चेक करना रहेगा, और हो सकता है उतना एफर्ट्स लगाना प्रैक्टिकेबल ना हो। तो अगर आपको लगता है कि सर उतना एफर्ट्स लगाना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना कि क्या वेदर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट में बी मोर प्रैक्टिकेबल, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड सर्विस। और फिर आता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ ऐसे 210। फिर आता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ ऐसे 210, दैट इज ऐसे 210 रिक्वायर्स द ऑडिटर्स टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। तो जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये भी पार्टिकुलरली एफआरएफ के हिसाब से बना रहेगा। तो आप यहां भी देख लेना कि जो एफआरएफ है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे आप देखना सर, एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक एप्लीकेशन ऑफ एसेस और एक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसेस में 210 की बात नहीं आ रही, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ में 210 की बात आ रही है। एप्लीकेशन ऑफ एसेस में ऐसे 200 का रेफरेंस आ रहा है, ऐसे 570 का जिक्र हो रहा है, 315 की अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो रही है, और मेनली इससे हम आंसर कंक्लूड कर रहे हैं। और फिर अगले पार्ट में ऐसे 210 की बात हो रही है। फिर आता है कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अगेन मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ऐसे 200 का रेफरेंस आने वाला है बेटा, 260 का रेफरेंस आने वाला है, 320 का रेफरेंस आने वाला है, 315 का रेफरेंस पहले वहां आ रहा था, यहां नहीं आएगा। यहां 3 स्पेशल स्टैंडर्ड का एग्जांपल दिया हुआ जिसका रेफरेंस आने वाला है 240, 550, 570। इतनी सी बात अगर समझ ली, इतना सा रेफरेंस अगर ध्यान रख लिया, तो हमारा काम हो गया। तो सर सबसे पहले ऐसे 200 क्या बोलता है, एसेस कंप्लाई करो। अब यहां पे आपने क्या ध्यान रखना है सर, आप पूरा एसेस को कंप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट को ऑडिट कर रहे हो, आप सारे एसेस तो कंप्लाई नहीं कर पाओगे। बट आप एडप्ट करो ऑल एसेस जो रेलिवेंट होंगे हमारे ऑडिट के लिए, आप एडप्ट करो ऑल द एसेस जो रेलिवेंट होंगे हमारे ऑडिट के लिए, ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में एडप्ट ऑल द एसेस रेलिवेंट टू ऑडिट। अब रेलिवेंट टू ऑडिट में इन्होंने 3 स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल दे दिए। बोला सर फॉर एग्जाम्पल ऐसे 240, 550, 570। 240 किसका था, फ्रॉड का था। 550 किसका था, रिलेटेड पार्टीज का था। 570 किसका था, गोइंग कंसर्न का था। बोला ये सारे स्टैंडर्ड्स भी रेलिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो सिंगल एलिमेंट है वो फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटेड हो, 240 लग जाएगा। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से मिसस्टेटेड हो, 550 लग जाएगा। या गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो नहीं करने की वजह से मिसस्टेटेड हो, 570 लग जाएगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स भी रेलिवेंट होंगे। फिर ऐसे 260 वाला पॉइंट यहां भी आ जाएगा, डिटरमाइन करो कम्युनिकेट किसको करना है, बिकॉज डे में भी डिफरेंट। तो ये पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट सेम ही है। उसके अलावा मैंने बताया कि 320 का एक पॉइंट आएगा। तो पहला पॉइंट ऐसे 200 का हो गया, दूसरे पॉइंट में अपन ने 240, 550, 570 का रेफरेंस दे दिया, तीसरे पॉइंट में ऐसे 260 का रेफरेंस आ गया, और चौथे पॉइंट में ऐसे 320 का रेफरेंस आ गया। अब यहां पे क्या बोला हुआ है, बोला सर जो मेटलिटी आपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेटलिटी आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिसाइड करोगे, डिटरमाइन करोगे, नॉर्मली वो लोअर होगा देन मेटलिटी डिटरमाइन फॉर द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉजिकल है कि सर आपने जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मेटलिटी डिटरमाइन की होगी, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आप मेटलिटी डिसाइड करोगे, नॉर्मली वो लोअर हो सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 4 पॉइंट तो स्टैंडर्ड्स वाले हो गए इन कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। उसके बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 5 and 6। व्हेन ऑडिटिंग ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट in conjunction with complete set of financial statement, auditor may be able to use the audit evidence as a part of audit of entities complete set of financial statement। बोला सर अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट कर रहे हो और सिंगल एलिमेंट का भी ऑडिट कर रहे हो, स्पेसिफिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर रहे हो, तो जो ऑडिट एविडेंस आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑब्टेन किया था, उसे आप यहां भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डेटर का ऑडिट कर रहे हो यहाँ पे, तो आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया था, तब भी आपने डेटर की चेकिंग की होगी, उस एविडेंस को यहां भी यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑडिटिंग ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट, ऑडिटर में नॉट बी एबल टू कंसिडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट इन आइसोलेशन। आपने क्या करने होंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे ऑन द इंटर रिलेटेड आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल कहने को मैं डेटर की चेकिंग कर रहा, बट डेटर का सीधा सीधी कोरिलेशन होगा सेल्स से, डेटर का सीधा सीधी कोरिलेशन होगा सेल्स से। तो भाई साहब कहने को मैं डेटर का ऑडिट कर रहा, बट मेरे को सेल्स भी चेक करना पड़ सकता है, कहने को मैं डेटर का ऑडिट कर रहा, बट मेरे को सेल्स भी चेक करना पड़ सकता है।
कहने को मैं इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहा, बट मेरे को परचेजेस भी चेक करने पड़ सकते हैं सर, सेल्स भी चेक करने पड़ सकते हैं। तो आप सिंगल एलिमेंट का ऑडिट कभी भी आइसोलेशन में नहीं कर पाओगे। आप सिंगल एलिमेंट का ऑडिट जनरली आइसोलेशन में नहीं कर पाओगे। आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे इंटर रिलेटेड आइटम्स के ऊपर भी। तो प्रैक्टिकली जब फीस वगैरह की बात करो ना, तो अपने एफर्ट्स का ध्यान रख लेना कि भाई कहने को तो सिंगल एलिमेंट का ऑडिट बोल रहा है, बट उस सिंगल एलिमेंट के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटर रिलेटेड आइटम्स में भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। तो अपना फीस उस हिसाब से मांगना। फिर आगे ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। तो बोला सर फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अब फॉर्म ऑफ ओपिनियन की बात करें तो 700, 720, 705, 706 वो सारे स्टैंडर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, वो सारे स्टैंडर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। उसका जो नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे फॉर्म ऑफ ओपिनियन के अंदर वापस से ऐसे 210 की बात की है, ऐसे 210 की बात की है। क्यों? बोला सर आपने जो एंगेजमेंट लेटर एंटर किया रहेगा ना क्लाइंट के साथ, उसमें आपने फॉर्म ऑफ रिपोर्ट डिसाइड कर लिया रहेगा, उसमें आपने फॉर्म ऑफ रिपोर्ट डिसाइड कर लिया रहेगा। तो ये वाली बात बोली हुई है। तो आप देख लेना कि एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर जब आप ओपिनियन फॉर्म करोगे तो ऐसा 700 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना, ठीक है जी, एज अडेप्टेड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट। क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है उसको भी ऑडिटर्स रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना, ठीक है, एज अडेप्टेड। तो सबसे पहले ऐसा 700 की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करना एज अडेप्टेड। उसके बाद जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है उसको भी डिस्क्राइब करना रिपोर्ट में एज अडेप्टेड। जिस भी रिपोर्ट में एसएफएस आएगा या एसईएफएस आएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स, उनको एनुअल रिपोर्ट माना जाएगा एज पर ऐसे 720। तो 720 एप्लीकेबल होगा। सेम पॉइंट अपन ने ऐसे 800 में देखा था। सिग्नेचर आएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। सिग्नेचर में ऑडिटर का पर्सनल नेम आएगा, फर्म नेम आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म आएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब इसके अलावा सर ये जो पॉइंट ई दिख रहा है ना आपको, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। पॉइंट ई एफ जी, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड के, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बट आप ये समझ लो ई इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ इज इंपॉर्टेंट, जी इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या बोला है, फैक्टर्स दैट में बी कंसिडर्ड रेलिवेंट इन कंसिडरिंग implications of matters included in report of on complete set of financial statements in audit of SFS oblique SEFS involving professional judgment and includes the following। बोला साहब देखो, आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने जो ऑडिट किया था, आपने जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया था, उसमें जो जो चीज़ें आपने इंक्लूड करी थी ना, उसमें जो जो चीज़ें आपने इंक्लूड करी थी ना, मान लो आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, आपने ईओएम इंक्लूड किया था, आपने ओएम इंक्लूड किया था, आप ये कंसिडर करके चलना कि उसका इंप्लीकेशन सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्या क्या आएगा। आप ये कंसिडर करके चलना। अब ऑब्वियस सी चीज़ आप जब कंसिडर करोगे उसके लिए अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे। इतनी सी बात तो आपको समझ में आती है। ऐसे 200 में अपन ने पढ़ा प्रोफेशनल जजमेंट। लेकिन वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेलिवेंट होंगे इन कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेलिवेंट होंगे इन कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशंस। अमेंडमेंट है, नया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 5 पॉइंट है, एकदम याद रखना है। Factors that may be relevant in considering the implications of matters included in report on complete set of financial statements। तो भाई सबसे पहले आप ये देखो कि जिस भी मैटर को आपने डिस्क्राइब किया ना कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में, जिस भी मैटर को आपने डिस्क्राइब किया ना, फॉर एग्जांपल आपने क्वालिफिकेशन दिया है, सबसे पहले आप ये देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर बीइंग डिस्क्राइब्ड, and whether it is related to the SFS oblique SEFS, to what extent it relates। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो डेटर का ऑडिट सिंगल सेट में, ऐसे 805 के अकॉर्डिंग। आपने जब क्वालिफिकेशन दिया था जनरल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो क्वालिफिकेशन आपने दिया था कुछ डेप्रिसिएशन की वजह से। तो आपने क्वालिफिकेशन दिया था डेप्रिसिएशन गलत होने की वजह से, डेटर्स का कोई लेना देना है ही नहीं वहाँ पे, तो वो इतना रेलिवेंट भी नहीं होएगा। बट सपोज आपने डेटर की वजह से ही वहाँ क्वालिफिकेशन दिया था, वो तो बहुत रेलिवेंट हो जाएगा भाई। तो आप ये देखना व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर बीइंग डिस्क्राइब्ड एंड वेदर इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज इंक्लूडेड इन एसएफएस ऑब्लिक एसईएफएस। दूसरी चीज आप ये देखना वो मैटर कितना परवेसिव है। अगर वो मैटर बहुत परवेसिव है, मान लो आपने उसमें एडवर्स ओपिनियन दिया था, वो तो बहुत ही परवेसिव है, तो उसका इंपैक्ट यहाँ आएगा ही आएगा। तो आप ये देख लेना कितना परवेसिव है। तो 2 बातें क्या हो गई, आप देख लेना नेचर ऑफ मैटर बीइंग डिस्क्राइब्ड, एक्सटेंड टू व्हाट इट इज इंक्लूडेड इन द एसएफएस ऑब्लिक एसईएफएस। दूसरा आप देख लेना परवेसिवनेस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड,
तीसरा आप देख लेना दोनों के एएफआरएफ में कितना डिफरेंस है, दोनों के एएफआरएफ में कितना डिफरेंस है। दोनों मतलब एक है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों के एफआरएफ में कितना डिफरेंस है। अगर दोनों का एफआरएफ अलग यूज हो रहा है, वहां वो जनरल पर्पस यूज कर रहे थे, यहां स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो दोनों का एफआरएफ ही अलग है, दोनों का एफआरएफ ही अलग है, उतना इंप्लीकेशन नहीं आएगा। तो आप ये देखना दोनों के एफआरएफ में कितना डिफरेंस है। फिर आप देखना दोनों के टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस है, दोनों के टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस है। अगर टाइम पीरियड ही अलग अलग होगा तो इतना रेलिवेंट नहीं होगा, तो आप ये देखना टाइम पीरियड में कितना रेलिवेंस है। और फाइनली आप देखना टाइम इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टाइम इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि साहब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने ऑडिट किया था, उसके कितने टाइम के बाद मैं इसका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं। तो 5 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं दैट इज रेलेवेंट इन कंसीडरिंग इंप्लीकेशंस ऑफ मैटर इंक्लूडेड इन रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला मेरे साथ बोलो, नेचर ऑफ मैटर बीइंग डिस्क्राइब्ड, नेचर ऑफ मैटर बीइंग डिस्क्राइब्ड एंड द एक्सटेंट टू व्हिच इट इज रिलेटेड। दूसरा परवेसिवनेस। तीसरा डिफरेंस बिटवीन द टाइम, डिफरेंस बिटवीन द एफआरएफ, डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड, डिफरेंस बिटवीन द एफआरएफ, डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड एंड टाइम इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ रिपोर्ट, टाइम इलैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ रिपोर्ट। और सर एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन क्या है, बोला सुनो सुनो सुनो, जो मैटर आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेफर किए थे, अगर उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं भी है ना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप तब भी चाहो तो उसका रेफरेंस दे सकते हो, आप तब भी चाहो तो उसका रेफरेंस दे सकते हो इन अदर मैटर्स पैरा, आप तब भी चाहो तो उसका रेफरेंस दे सकते हो सर इन अदर मैटर्स पैरा। अगर किसी मैटर का इंप्लीकेशन नहीं भी है ना, तब भी आप चाहो तो उसका रेफरेंस दे सकते हो इन द अदर मैटर पैरा, फॉर एग्जांपल एनी मैटर अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न। उसके बाद अगला टॉपिक है सर रिपोर्टिंग ऑन द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट। कि साहब आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है एज ऑडिटर कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका भी ऑडिट करने वाले हो और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करने वाले हो। तो सर आप अलग अलग ओपिनियन दोगे, एकदम लॉजिकल सी चीज़ है, नहीं लिखते तब भी समझ में आता। आप क्या करोगे सर, अलग अलग ओपिनियन दोगे। उसके बाद अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ऑडिटेड स्पेसिफिक एलिमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ पब्लिश की जा रही है एंटिटी के द्वारा, एक साथ क्या की जा रही है, पब्लिश की जा रही है। मैनेजमेंट एक ही रिपोर्ट में क्या कर रहा है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंप्लीट सेट है वो भी पब्लिश कर रहा है, और सिंगल एलिमेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है, वो भी पब्लिश कर रहा है। तो एक चीज़ बताना भाई, दोनों डिफरेंशिएट होना चाहिए कि नहीं, डिफरेंशिएट होना चाहिए, दोनों डिफरेंशिएट होना चाहिए, यूज़र को ये नहीं लगना चाहिए एक है। तो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्पेसिफिक एलिमेंट इज नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंप्लीट सेट, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे भाई मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो बावला हो गया है क्या। तो एक तरफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट दे रहा है, एक तरफ तो सिंगल एलिमेंट दे रहा है, दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट कर। तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे डिफरेंशिएट कर, सिचुएशन को रेक्टिफाई कर। और अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनता है, अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनता है, तो अगर मैनेजमेंट जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूं, मैनेजमेंट जितना जिद्दी है मैं महाजिद्दी हूं, डबल जिद्दी आदमी हूं। मैं क्या बोलूंगा पता है, जब तक तू डिफरेंशिएट नहीं करेगा और जब तक मैं डिफरेंशिएशन से सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू ही नहीं करूंगा, तब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू ही नहीं करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। Auditor shall not issue the audit report containing the opinion on SFS or on the specific element। और हमारा लास्ट टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही हमने ऑलरेडी ऐसे 810 में किया था कि सर मान लो हमारा जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें हमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, या फिर हमने ईओएम पैरा इंक्लूड किया था, या फिर हमने ओएम पैरा इंक्लूड किया था, या फिर इसमें कैम बाहर कर दिया उन्होंने, कैम नहीं है, या फिर हमने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा इंक्लूड किया था, या फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन 720 वाला इंक्लूड किया था। आप डिटरमाइन करोगे कि उसका इफेक्ट क्या होने वाला है ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। आप डिटरमाइन करोगे उसका इफेक्ट क्या होने वाला है ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्पेसिफिक एलिमेंट, कि अगर वहां मैंने मॉडिफिकेशन दिया था या गोइंग कंसर्न का पैरा इंक्लूड किया था या अदर मैटर्स पैरा इंक्लूड किया था या अदर इंफॉर्मेशन पैरा इंक्लूड किया था, उसका क्या कोई इंपैक्ट मेरे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में भी होने वाला है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन, बोला सर अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, एडवर्स ओपिनियन दिया था या डिस्क्लेमर किया था, क्या किया था, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर दिया था या एडवर्स दिया था।
एडवर्स का मतलब क्या हो गया, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, परवेसिव इंपैक्ट है, या फिर डिस्क्लेमर दिया था मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर ही नहीं पाए थे, तो भाई उसमें तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंक्लूड होएगा ना। आप जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो उसमें तो डेटर भी आएगा, आप यहां डेटर का ऑडिट कर रहे हो। तो यहां पे क्या बोला गया कि अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया था या फिर डिस्क्लेमर दिया था, आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन सर इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। जब आप क्या कर सकते हो, मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो दिया एडवर्स डिस्क्लेमर, और मैं सिंगल एलिमेंट के ऊपर दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वाओ। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दिया मैंने एडवर्स डिस्क्लेमर, और मैंने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। 3 कंडीशंस अगर पूरी की जाए तो ऑडिटर ये काम कर सकता है भाई। कौन से 3 कंडीशंस हैं? पहला, लॉ रेगुलेशन इसकी मनाही नहीं करता है, ठीक है जी, लॉ रेगुलेशन इसकी मनाही नहीं करता है, लॉ रेगुलेशन ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। दूसरा सिचुएशन, दोनों ओपिनियन साथ में पब्लिश नहीं होने वाले, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर दोनों ओपिनियन साथ में पब्लिश होएगा तो यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई एक तरफ तो एडवर्स ओपिनियन दे रहा है, एक तरफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, ये है क्या? दोनों ओपिनियन एक साथ पब्लिश नहीं होने वाले, दोनों ओपिनियन एक साथ पब्लिश नहीं होने वाले। और तीसरी कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, स्पेसिफिक एलिमेंट does not constitute a major portion of entities complete set. Specific element does not constitute a major portion, तो specific element जो एक minor portion है वो एक major portion नहीं है। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं साहब, तो एक यूनिक सिचुएशन बन जाएगा कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपने दिया एडवर्स के डिस्क्लेमर, और सिंगल एलिमेंट के ऊपर आप दे सकते हो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। वो 3 शर्तें कौन सी हैं? सबसे पहला, लॉ रेगुलेशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, दूसरी चीज दोनों ओपिनियन साथ में पब्लिश नहीं हो रहे, और तीसरी चीज स्पेसिफिक एलिमेंट क्या नहीं कर रहा, मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा। तो एक बार रीड कर लेते हैं। Situations when the auditor may give unmodified opinion on the single financial statement when he expresses adverse object disclaimer in complete set. पहला, ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। दूसरा, ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, द ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इज नॉट पब्लिश्ड टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग द एडवर्स और डिस्क्लेमर। एंड तीसरा, स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यहां हमारे तीनों स्टैंडर्ड्स का जो रिवीजन है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई बिलीव मजा आया हो, आई बिलीव आपको बेनिफिट मिला हो, अपने 8 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को कोने कोने में शेयर करना, अपने हर दोस्त को शेयर करना, हर ग्रुप में शेयर करना। आस्क देम टू सी द वीडियो बिकॉज इट इज गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर देम। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा में चाहिए आपका अच्छा रिजल्ट, कि सर हम वादा करते हैं कि हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत एफर्ट्स करने वाले हैं, और हम अपना जो रिजल्ट्स हैं वो इस बार एक्सेप्शनल क्रिएट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गेट 70 इन ऑडिट, वी आर गोइंग टू गेट 70+ इन ऑडिट। तो दैट प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम यू ऑल। अगर आपको कहीं भी मेरा असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एट 8638585920। अगर आपको मेरे फास्ट ट्रैक क्लासेस परचेज करने हैं, यू कैन परचेज फ्रॉम www.apnamentor.com, और यू कैन कॉन्टैक्ट एट 69019555055। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।